students. Today we will discuss about bond enthalpy. So bond enthalpy or bond dissociation energy. So what do you understand by bond enthalpy? So bond enthalpy is the amount of heat required for breaking one mole of a bond. एक हमें पता है कि जिस टाइम हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं. अगर वो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज होता है तो वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है. So enthalpy change in breaking one mole of a bond is known as bond enthalpy. For diatomic molecule क्या होती है? Atomization enthalpy होती है. For polyatomic ions, bond energy of a particular bond is not the same. When present of different compound in them, then average is taken. तो जिस टाइम हमारे पास बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं उस टाइम हम एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालते हैं. लाइक यू कैन सी इन केस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड. H2O में आपके पास H और OH बॉन्ड है, लेकिन OH में भी O और H बॉन्ड है. तो इसका हम एवरेज निकालते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड इंथैल्पी. नेक्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. हाँ भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं. तो bond enthalpy or bond dissociation energy is again amount of heat required to break one mole of a bond of a particular type. Like if I'm saying that H2 is giving us 2H ion. Okay, so this enthalpy release for breaking this bond is 435 kilojoule per mole. इसके एप्लीकेशंस क्या है भाई? एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. वो कैसे? हमें सम करना है बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की और बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की. Bond energy of reactants plus bond energy of products will give you bond enthalpy, reaction enthalpy. The enthalpy of reaction means the amount of heat released when one mole of a compound is formed by reacting of different reactants. So enthalpy of reaction के लिए अगर हम bond enthalpies of reactant and product को sum कर देंगे तो हमारे पास bond वो आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड दैट लॉ इज स्टेट्स that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be changed into one form into another form. So what are the limitations? Limitations means energy जो exchange हो रही है, अब हमें इसने बताया कि कितनी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया. अभी सिस्टम टू सराउंडिंग जा रही है, फिर सराउंडिंग टू सिस्टम जा रही है. देयर आर सर्टन रिएक्शन दैट प्रोसीड ऑन इट्स ओन. अब बहुत सारी रिएक्शन है जो अपने आप हो जाती है. वो कैसे? जैसे मैंने बताया था, एक ग्लास ऑफ वाटर है हीटेड, वो अपने आप कोल्ड हो जाता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये भी हमें नहीं बताया. कप ऑफ हॉट टी कूल्स डाउन बट नेवर गेट्स वार्म इटसेल्फ. Why this reaction do not proceed in opposite manner? ये रिएक्शन दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं होती? इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, दैट इज सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स. अच्छा, एक चीज़ और, इसने बताया कि कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कुछ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है. बट हाउ? व्हाट इज द रीजन? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? अभी वो अपने आप नहीं होती. So we have to do some kind of a work on them for proceed. So non-spontaneous reactions पे work done की जरूरत क्यों होती है, और work done करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बता पाया. So now question arises that what factor or driving force behind spontaneous process? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना भाई, वो ये थी कि spontaneous process जो है वो अपने आप कैसे हो रही है. इट वॉज सजेस्टेड दैट, ये सबसे पहले सजेशन दिया गया, एनर्जी फैक्टर्स की वजह से आपका जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब कोई भी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है उसमें डिक्रीज इन एनर्जी होती है, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है जिनमें डिक्रीज इन एनर्जी नहीं होती, और उन केसेस में स्टेबिलिटी होती है. और दैट मीन्स ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब तो ये हो गया भाई, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस. बिकॉज ऑफ देम इंथैल्पी चेंज क्या होता है? डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है. सम रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस बट दे नीड इनिशिएशन. बहुत सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती हैं, होती रहती हैं, लेकिन उन्हें क्या चाहिए? एक इनिशिएशन चाहिए. लाइक वी बर्न अ वुड, वी इग्नाइट इट. जब तक हमने लकड़ी को जलाना थोड़ा सा शुरू नहीं करा तब तक वो अपने आप से नहीं जलेगी. द आफ्टरवर्ड रिएक्शन बाई ओन, इलेक्ट्रिक स्पार्क पास थ्रू वाटर.
तो H2 और ऑक्सीजन गैस मिलता है हमें. So what it has been observed that some endothermic reactions are also. अब भाई डेल्टा H नेगेटिव था तो हम कह रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बहुत सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या थी, स्पॉन्टेनियस थी. तो ऐसा क्यों हुआ? देयर आर few reactions which are endothermic but still spontaneous. It was seen that these reactions when occur they lead to increase in other factor. अब ये जरूर पता चला कि जिस टाइम कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो एक फैक्टर इंक्रीज करती है, उसे रैंडमनेस और डिसऑर्डर बोलते हैं. अब रैंडमनेस और डिसऑर्डर के लिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल जो हर बार ही दिया जाता है और एवरी स्टूडेंट सोल्यूशन टू दैट इज, अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हैं and if teacher is there then you people are arranged in a regular manner, and if I am saying that अगर कोई बेल रिंग हो जाती है, आपकी रेसेस हो जाती है, उस टाइम आप क्या करते हो, आप एक रैंडम मैनर में चले जाते हो. यू विल डिस्प्लेस, यू विल लीव योर पोजिशंस एंड रैंडमली यू कैन सिट विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो वो जो रैंडमनेस है उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं और डिसऑर्डर की वजह से. इसीलिए हमने एक नई टर्म को इजाद दिया, दैट इज एंट्रोपी, दैट वी विल डिस्कस इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इट इज कंक्लूडेड दैट एनी रिएक्शन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन रैंडमनेस, जिस भी रिएक्शन में भी रैंडमनेस इंक्रीज होती है या फिर डिसऑर्डर इंक्रीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं. फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, चेंज इन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और रैंडमनेस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. तो इन दो चीज़ों के लिए हमें नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करा गया, दैट इज एंट्रोपी. सो व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितनी रैंडमनेस हुई है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं. और ये क्या है, स्टेट फंक्शन है भी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता. और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी. सो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और what, measure of degree of randomness. How S and Q related? अगर हम Q बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और रैंडमनेस बढ़ती है, और एंट्रोपी क्या बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी. अब S and T कैसे रिलेटेड है, हमें एक लो टेम्परेचर पे रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है. अगर टेम्परेचर कम है तो रैंडमनेस बढ़ेगी और एंट्रोपी भी बढ़ेगी. फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं, जूल पर केल्विन. डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अगर डेल्टा एस जीरो के बराबर है तब इक्विलिब्रियम, और डेल्टा एस टोटल अगर जीरो के बराबर है तो वो साइक्लिक रिएक्शन रहेगी. अब साइक्लिक रिएक्शन कौन सी होती है अभी, एज एंट्रोपी डिपेंड अपॉन द स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट. मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ को इनिशियल टू फाइनल ले जाता हूँ और फाइनल टू दोबारा इनिशियल ले जाता हूँ, तो इसका मतलब आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो. एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होती है अभी, क्यू बाय टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन. वेपराइजेशन क्या होती है, क्यू बाय टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग. और सब्लिमेशन क्या होती है, क्यू बाय सब्लिमेशन टेम्परेचर. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है. टोटल एंट्रोपी सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग्स की एंट्रोपी होती है, और कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, पॉजिटिव होता है. ओके, सो फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस हैज टू बी पॉजिटिव. लो टेम्परेचर पे रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी भी बढ़ती है. लेट अस कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज. अगर आपके पास कार्बन प्लस 2H2 से CH4 बन रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से वाटर बन रहा है, तो कार्बन प्लस 2H2 विल गिव यू CH4. इसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐड करने के बाद 2 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे भी. जो डेल्टा H है वो ऐसे आएगा आपके पास. सो डेल्टा H डैश आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एंथैल्पी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, ये बताया हुआ है आपने. आपके पास ये वैल्यू जो है ये गिवन होता है, ये गिवन होता है और ये गिवन होता है. आपको सिंपली डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन निकालना, तो कार्बन प्लस 2H2 विल गिव यू CH4. यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं.
इन दोनों को सम करके और सब्सट्रैक्ट करके जो टोटल इंथैल्पी और टोटल एंट्रोपी है वो सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस रहेगा, जो हमने हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में पढ़ा था. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. So second law of thermodynamics that we have discussed is introduction of entropy, that is degree of randomness, and if we have said that entropy has to be greater than 0 for spontaneous reaction, entropy is equal to 0 for equilibrium reaction, and entropy is less than 0 for what? Non-spontaneous reaction. Total entropy is equal to entropy of system plus entropy of surroundings. So absolute entropy किस पे डिपेंड करती है? Absolute entropy means S entropy depends upon mass, molecular structure, temperature and pressure. Mass of substance taken, molecular structure of the substance, and temperature and pressure that is given to that particular system will decide the absolute entropy of a system, or total entropy is entropy of a system plus entropy of surroundings. So standard molar entropy क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस की 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मोलर एंट्रोपी होती है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी. यू मस्ट हैव सीन दैट वी हैव रिटन इट लाइक दैट डेल्टा एस नोट. एक चीज का ध्यान रखें, किसी भी पर्टिकुलर टर्म में अगर नॉट की वैल्यू आती है 0 लिखा होता है, दैट मीन्स दैट इज स्टैंडर्ड एंट्रोपी और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एनीथिंग. ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट enthalpy of atomization, enthalpy of reaction, enthalpy of solution, enthalpy of vaporization, different enthalpies we have discussed. So total entropy change हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये भी सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स होता है. अब जो सम है टोटल एंट्रोपी का, दैट इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी. क्यू किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई टी. ओके, डेल्टा एस total is system plus surroundings. delta S total is equal to delta S system. ये सराउंडिंग्स की एंट्रोपी है भाई. सराउंडिंग्स की एंट्रोपी सिस्टम की एंट्रोपी के क्या होगी? इक्वल और अपोजिट रहेगी. अगर सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं तो सराउंडिंग्स नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन. डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच बाई टी. तो टी को अगर मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच. अब हमने एक न्यू टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है, दैट इज माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच. सो डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी लिख सकते हैं. सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, या फिर डेल्टा जी को आप डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी लिख सकते हैं. दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी. एंड यू नो व्हाई वी इंट्रोड्यूस गिव्स फ्री एनर्जी? अब तक हम ये बता रहे थे कि इंथैल्पी चेंज इज giving us the spontaneity of reaction. That is, if enthalpy is negative, that means if it is exothermic reaction, that means reaction is spontaneous. But we are also saying that entropy positive भी spontaneous होता है. So for collective effects of enthalpy and entropy, we introduce a new term that is Gibbs free energy. Delta Z is equal to delta H minus T delta S. Okay, so about Gibbs free energy, if Gibbs free energy is negative, if Gibbs free energy is positive, that is delta Z is negative or positive or zero, that will decide the basic idea of spontaneity of a reaction. Okay, and about after Gibbs free energy or spontaneity of reaction, we will discuss about third law of thermodynamics, and then we are done with this chapter, that is thermodynamics, and it's very important chapter. Okay, so next we will discuss about Gibbs free energy.